हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन इससे संबंधित कराए थे। गोला कुएं, कूची कुएं या एथलेटिक्स से जो भी संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने कराए थे। आप लोगों को मालूम वैकेंसी भी आ चुकी है और उसमें कितने 3600 और 3645 करीब वैकेंसी हैं। और उसमें से फिजिकल की जो हैं वो करीब 90-91 करीब वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, आप लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से टीजीटी पीजीटी की, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें। ठीक है, कल मैंने वन लाइनर जो क्वेश्चन थे एक लाइन के, वो मैंने सारे कराए थे। इसकी दूसरी वीडियो आज मैं आपको करा रहा हूँ। ये संबंधित है आपकी क्वेश्चनों से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? कौन से खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? तैराकी को, जिम्नास्टिक, फुटबॉल या एथलेटिक्स? तो एथलेटिक्स को क्या है, खेलों की रानी कहा जाता है। दूसरा नंबर, एथलेटिक्स स्पर्धाओं का एक अन्य नाम क्या है? एथलेटिक्स स्पर्धाओं का एक अन्य नाम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? धावन कला, खेलकूद, जिम्नास्टिक या ट्रैक एंड फील्ड? तो इसे कहते हैं ट्रैक एंड फील्ड नाम से भी जाना जाता है एथलेटिक्स को। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, 12वीं शताब्दी में किस देश ने ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर एथलेटिक्स रख दिया? 12वीं शताब्दी में जाकर इसका नाम चेंज किया गया है, ट्रैक एंड फील्ड किया गया। ट्रैक एंड फील्ड किसके द्वारा किया गया? इंग्लैंड के द्वारा, जर्मनी, यूनान या फ्रांस? तो ये जो किया गया है वो किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इंग्लैंड के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया? आधुनिक ओलंपिक में एथलेटिक्स को कब शामिल किया? 1996 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1920 एट पर्व, 1928 एम्स्टर्डम। तो ये आपका किया गया है 1896 में। कितने में? एथेंस। 1896 में आधुनिक ओलंपिक को शामिल कर लिया गया। दूसरा देखिए, महिलाओं को किस बार ओलंपिक में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मिली थी? तो महिलाओं को किस वर्ष अनुमति मिली थी एथलेटिक्स ओलंपिक में भाग लेने की एथलेटिक्स में? तो 1900 पेरिस में, 1996 एथेंस में, या 1936 बर्लिन में, या 1928 एम्स्टर्डम में? तो ये हुई थी आपकी 1928 में एम्स्टर्डम में। महिलाओं ने प्रतिभाग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलीट फेडरेशन IAAF का गठन कब हुआ था? 1904 में, 1908, 1916 या 1912? तो ये हुआ है आपका 1912 में गठन। कितने हुआ? 1912 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है उसका मुख्यालय है लंदन में। कहाँ है? लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, लंदन में इसका मुख्यालय है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः धावन पथ ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः जो धावन पथ ट्रैक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 200, 2 प्रकार के, 200 व 400, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो सामान्यतः ये होते हैं आपके 2 प्रकार के, 200 मीटर और 400 मीटर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या नाम है, प्रमाणिक धावन पथ कितने मीटर का माना जाता है? प्रमाणिक धावन पथ जो है कितने मीटर का माना जाता है? तो 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर या 800 मीटर? तो प्रमाणिक धावन पथ जो माना जाता है वो माना जाता है आपका 400 मीटर का। अगला देखिए, धावन पथ में कुल कितने गलियारे होते हैं? 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 या 11 से 13? तो ये होते हैं इसके गलियारे जो हैं वो हैं आपके कितने माने जाते हैं? 6 से 8 गलियारे इसके माने जाते हैं। धावन पथ ट्रैक में कितने गलियारे की चौड़ाई? ठीक है, अब ट्रैक में गलियारे की चौड़ाई कितनी होती है? ट्रैक में 1 मीटर होती है, 1.50 मीटर, 1.11 मीटर, 1.22 मीटर। तो धावन पथ के ट्रैक में जो गलियारा एक होता है, जैसे ये गलियाँ हैं, ये इनकी चौड़ाई पूछी जा रही है कितनी होती है। यहाँ जो दौड़ता है खिलाड़ी, उसकी जो चौड़ाई है वो है 1.22 मीटर। ठीक है, अगले देखिए, अगला है आपका, धावन पथ का निर्माण सदैव करना चाहिए। धावन पथ का निर्माण कैसा, किस दिशा पूछी गई है? उत्तर दक्षिण में, दक्षिण उत्तर में, पूर्व पश्चिम में या पश्चिम पूर्व में? तो ये हमेशा निर्माण करना चाहिए आपका उत्तर दक्षिण में। ठीक है, अगले देखिए, अगला है, धावन पथ का फुल स्टेगर निकालने का सूत्र। फुल स्टेगर निकालने के लिए एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है? A, B, C या D? इसमें देख लीजिए। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा आपका A, यानी ये वाला, ये सूत्र आपका है जो स्टैगर पुल को निकालता है। अगला देखिए, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
स्टीपल चेंज में कितने मीटर दौड़ होती है? स्टीपल चेंज में कितने मीटर की दौड़ होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे? स्टीपल चेंज दौड़ कितने मीटर की? स्टीपल चेंज, तो स्टीपल चेंज जो है वो है 3000 मीटर की। क्या हज़ार है? 3000 मीटर की है। स्टीपल चेंज में कितनी बाधाएं होती हैं? तो स्टीपल चेंज में बाधाओं की जो संख्या 22 है, 10 है, 7 है या 28 है। स्टीपल चेंज में बाधाओं की संख्या है आपकी 28। ठीक है। अगला देखिए, स्टीपल चेंज में कितनी जल कुदानें होती हैं? स्टीपल चेंज में कितनी जल कुदानें? पूरी 28 होती हैं, लेकिन इसमें जल कुदानें होती हैं। जल कुदानों की संख्या 10 है, 7 है, 14 या 4। जल कुदानों की संख्या होती है आपकी 7। ठीक है। टोटल होती हैं इसमें 28 कुदानें होती हैं और 7 इसमें जल कुदानें होती हैं। अगला देखिए, स्टीपल चेन दौड़ में बाधाओं की कुल वजन कितना होता है? जो बाधा लगी हुई होती है स्टीपल चेन में, उसका वजन कितना है? स्टीपल चेन में बाधाओं की जो संख्या, बाधाओं का वजन पूछा गया है। बाधाओं का वजन 80 से 100 किग्रा, 100 से 120 किग्रा, 60 से 80 किग्रा, 120 से 50 किग्रा। तो ये जो पूछा गया है वो पूछेगा 80 से 100 किलोग्राम इसकी बाधाओं का वजन होता है। ठीक है। अगला देखिए, स्टीपल चेन दौड़ में हर चक्कर में कौन सी कुदान स्टीपल चेंज दौड़ में हर चक्कर में कौन सी कुदान जल कुदान होती है? कौन सी कुदान होती है? यानी कि स्टीपल चेंज में 28 तो कुदानें होती हैं, 7 जल कुदानें होती हैं। उसमें से क्या है, जल कुदान कौन सी होती है? दूसरी कूद होती है, चौथी होती है, सातवीं होती है या पाँचवीं? तो चौथी कूद, हर चौथी कूद कौन सी होती है? जल कुदान होती है। ठीक है। अगले देखिए, स्टीपल चेंज में जल बाधा की लंबाई ऊंचाई कितनी होती है? स्टीपल चेंज में जल बाधा की लंबाई ऊंचाई कितनी है? 12 × 3 फुट, 10 × 4 फुट, 12 × 4 फुट या 10 × 3 फुट। ठीक है। स्टीपल चेंज में जल बाधा की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो जल बाधा की जो लंबाई चौड़ाई है वो है आपकी 12 × 3 फुट। कितनी है? 12 × 3 फुट होती है। अगला देखिए, मैराथन दौड़ की लंबाई किमी में कितनी होती है? मैराथन दौड़ की जो लंबाई है वो किलोमीटर में कितनी होती है? तो 42.195, 42.180 किमी, वो 45.195 या 45.180। तो ये होती है आपकी 42.195 किमी होती है मैराथन दौड़ की लंबाई। ये देखिए, मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है मीलों में? तो मील में कितनी होती है? 22 मील 185 गज, 24 मील 285 गज, 26 मील 385 गज या 25 मील 185 गज। तो इसका होगा आपका सी सही। 26 मील 385 गज इसकी होती है गजों में मैराथन की। ठीक है। अगला देखिए, मैराथन में पहला अल्पाहार कितनी दूरी पर दिया जाता है? ठीक है। मैराथन का पहला अल्पाहार कितनी दूरी पर दिया जाता है? 4 किमी पे, 7 किमी, 11 किमी या 15 किमी? तो ये दिया जाता है आपका 11 किलोमीटर की दूरी पर। पुरुषों की बाधा दौड़ कौन सी है? पुरुषों की बाधा दौड़ कौन सी है? 110 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर, 100 मीटर या 100 मीटर, 110 और 400। तो पुरुषों की जो बाधा दौड़ है वो है आपकी 110 और 400 मीटर। कितनी है? 110 और 400 मीटर बाधा दौड़ होती है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए बाधा दौड़ कौन सी होती है? तो महिलाओं के लिए बाधा दौड़ कौन सी? 110 या 400? बी सही होगा या सी सही होगा या आपका डी सही होगा? तो इसमें है महिलाओं के लिए अगर बाधा दौड़ पूछी जाएगी तो कितनी है बाधा दौड़ महिलाओं के लिए? तो महिलाओं के लिए बाधा दौड़ की जो संख्या है वो है आपकी 110, वो 100 मीटर और 400 मीटर महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाधा दौड़ में प्रत्येक धावक को कितनी बाधाओं पार करनी पड़ती हैं? बाधा दौड़ में प्रत्येक धावक को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? 7, 8, 9 या 10? तो बाधा दौड़ में जो धावक को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं उस बाधाओं की संख्या है 10। शुरू से अंत तक के लेन में दौड़ी जाने वाली दौड़ कौन सी है? यानी शुरू से लेकर अंत तक ऐसी कौन सी दौड़ है जो हमेशा अपनी लाइन में ही दौड़ी जाएगी? ठीक है। दूसरे लाइन में हम नहीं जा सकते, अपनी लाइन में ही दौड़ेंगे। ठीक है। जो भी खिलाड़ी दौड़ेगा वो पूरा अपनी लाइन में ही दौड़ेगा, दूसरे की लाइन में नहीं जाएगा। 200 मीटर से कम की, 400 मीटर से कम की, 800 मीटर से कम की सभी और 1500 मीटर से कम की सभी। तो ये इसका क्वेश्चन होगा आपका 8वां। 800 मीटर से वो सी, 800 मीटर से कम की सभी दौड़ें अपनी ही लाइन में दौड़ी जाती हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? पुरुषों के लिए बाधाओं की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये क्वेश्चन है सही, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो पुरुषों के लिए जो बाधाओं की 110 में ऊंचाई होगी
वो होगी 106.4 से 107 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 107 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ किसकी हो रही है? पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 83.7, 84.7, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो पुरुषों के लिए जो 400 मीटर बाधा दौड़ होगी उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो उसकी कुछ ऊंचाई होगी आपकी 27 का सी सही है। कितना? 91.1 से 91.7 सेंटीमीटर होती है पुरुषों के लिए बाधा की ऊंचाई, ठीक है, 400 मीटर में। अब देखिए महिलाओं के लिए 400 मीटर में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए 400 मीटर में बाधाओं की जो ऊंचाई है वो ए सही है 76.2 सेमी, या बी 81.3 सेमी, या 84.6 सी से, या 87.3 सेंटीमीटर। तो महिलाओं के लिए 400 मीटर में जो होगा वो होगा आपका ए सही। कौन सा? 76.2 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए 400 मीटर में बाधा दौड़ की जो है ऊंचाई होती है, ठीक है, 28 का ए सही। अगला देखिए रिले रेस में बेटन का भार कितना होता है? रिले रेस जो होती है उसमें बेटन होता है एक, ठीक है, जिस बेटन को पहन के वो पकड़ के भागते हैं खिलाड़ी, ठीक, उस बेटन का वजन की बात हो रही है, ठीक है। तो 30 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है, 70 ग्राम होता है या 100 ग्राम होता है? तो बेटन का जो वजन है वो होता है आपका 50 ग्राम। कितना होता है? 50 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए रिले दौड़ में बेटन की लंबाई कितनी होती है? तो बेटन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? रिले दौड़ में 25 से 28 सेंटीमीटर होती है, 28 से 30, 30 से 32 सेंटीमीटर, या 25 से 37। तो ये आपका होगा, कैमा क्वेश्चन है आपका, ये 30, 28, ठीक है। तो ये आपका होगा, इसका आंसर होगा आपका 28 से 30 सेंटीमीटर। कितना है? 28 से 30 सेंटीमीटर बेटन की लंबाई होती है, ठीक है। अगला देखिए बेटन की पर्दी कितनी होती है? अब जो बेटन होता है उसकी पर्दी पूछी गई है, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर। तो उसकी जो पर्दी होगी वो होगी आपकी 12 सेंटीमीटर। 31 का क्या होगा? 31 का सी सही होगा। 12 सेंटीमीटर उसकी पर्दी होती है बेटन की, ठीक है। अब देखिए 400 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है? प्रथम बाधा जो है कितनी दूरी पर होती है 400 मीटर में? तो 400 मीटर में बाधा दौड़ की प्रथम बाधा दौड़ की दूरी कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर पर होता है, 35 पे 40 मीटर या 45 मीटर। तो पहली जो बाधा होगी वो होगी आपकी कितने पे? 45 मीटर पे होती है। पहली बाधा कितने पे होती है? 45 मीटर पे होती है 400 मीटर में। अब 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की बात हो रही है। अंत में जो बाधा होती है वो कितनी दूरी पर होती है? 30 मीटर पर, 35, 40 या 45। तो 400 मीटर की बाधा दौड़ में अंतिम जो बाधा होती है वो कितनी दूरी पर होती है? वो होती है आपकी 40 मीटर पर। अंतिम जो बाधा होगी वो होगी 40 मीटर की दूरी। पहली होगी 45 मीटर पर, दूसरी और अंतिम होगी 40 मीटर से की दूरी पे, यानी अंतिम रेखा से 40 मीटर से पहले। 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा प्रारंभ रेखा से कितनी दूरी पर होती है? 9.14 सेंटीमीटर, 12.72, 13.72 या 14.20। तो 110 मीटर में बाधा दौड़ पहली बाधा की प्रारंभ कहाँ से होता है? तो 110 मीटर में पहली बाधा कितने पर होती है? 110 में देखिए वो होती है 13.72। कितना? 13.72 मीटर की दूरी से स्टार्ट होती है पहली बाधा 110 मीटर, ठीक है। 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा रेखा से कितनी, अंत रेखा से पहले कितनी दूरी पर होगी, ठीक है। 110 में अंतिम की बात हो 7.14 या 8.16 या 12.72 या 14.02। तो 110 मीटर में अंतिम बाधा की जो अंतिम रेखा से पहले जो होती है अंतिम बाधा की बात हो रही है वो कितनी दूरी पर होती है? वो होती है आपकी 35 का आपका होगा डी, यानी 14.02 मीटर। कितना होगा वो? कितना होगा इसका होगा आपका 14.02। हाँ यही है 14.02 है इसका कितना है? 14.02 मीटर पर होती है, ठीक है। अंतिम की बात हो रही है। अब निम्नलिखित में से डेकाथनल में कौन सी स्पर्धा प्रथम दिन नहीं होती? डेकाथनल में, अब देखिए डेकाथनल में डेकाथनल कौन सी है? पुरुषों के लिए कौन सी है? पुरुषों की स्पर्धा है। इसमें कौन सी पहले दिन नहीं होती है? इसमें कितने होते हैं? इसमें 10 स्पर्धाएँ होती हैं। कितनी होती हैं? 10। तो 100 मीटर नहीं होती, लंबी कूद नहीं होती, भाला फेंक या गोला फेंक। तो इसमें ये तीनों होती हैं पहले दिन, लेकिन भाला फेंक नहीं होता। भाला फेंक दूसरे दिन होता है, ठीक है। 36 का है आपका डी सही। 36 का कौन सा है? 36 का डी सही है, ठीक है। अगले देखिए
अगला है आपका डेकाथलॉन प्रतियोगिता में। डेकाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिन तक चलती है? डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन, यानी डेकाथलॉन पुरुषों के लिए होती है, हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए। ये प्रतियोगिता कितने दिन से चलती है? ये 2 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक या 3 दिन तक। तो ये प्रतियोगिताएँ जो चलती हैं वो चलती हैं आपकी 2 दिनों तक। कितने दिनों तक चलती हैं? 2 दिनों तक। अब डेकाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाएं आयोजन किया जाता है? 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का? डेकाथलॉन की बात हो रही है, यानी पुरुषों की बात हो रही है, तो इसमें 5, 7, 8 या 10। डेकाथलॉन पुरुषों की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है आपकी 10 प्रतियोगिताएँ होंगी। ठीक है। अब आ रही है बात हेप्टाथलॉन में। हेप्टाथलॉन में 2 दिन तक कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है? तो ये 5, 8, 7 या 14। तो महिलाओं की ये प्रतियोगिता है, इसमें कितनी होती हैं? 7 आपकी प्रतियोगिताएँ होती है। कितनी होती हैं? 7। गोला फेंक में वृत्त का व्यास कितना होता है? गोला फेंक जो है उसमें वृत्त का व्यास कितना होगा? गोला के वृत्त का एक पहला विकल्प सही होगा, या 20 विकल्प होगा, या सी विकल्प होगा, या होगा इसका डी। तो इसमें होगा आपका गोला फेंक के लिए बात होगी तो होगा 2.135 मीटर व्यास होता है वृत्त का, जिस पे खड़ा होकर के खिलाड़ी फेंकता है। ठीक है, इस तरह से होता है जो उसमें उसका जो व्यास है वो होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुषों द्वारा फेंके जाने वाले गोले का वजन कितना होता है? तो पुरुषों द्वारा जो गोला फेंका जाए 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6.35 किलोग्राम या 7.26 किलोग्राम। तो पुरुषों के द्वारा जो गोला फेंका जाता है उसका वजन होता है 7.26 किलोग्राम। ठीक है। महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले गोले का भार। अब महिलाओं के लिए जो गोले का जो भार होगा वो कितना होगा? 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6.35 किलोग्राम या 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम। तो महिलाओं के लिए जो होगा उसका भार कितना होगा? वो होगा आपका 4 किलोग्राम। महिलाओं के लिए कितना है? 4 किलोग्राम होता है भाले वो गोले का वजन। गोला फेंक में कोण कितना होता है? गोला फेंक का जो है कोण की बात हो रही है। गोला फेंक क्षेत्र में कोण कितना होता है? तो गोला फेंक का जो होता है उसमें ये कि ये कोण होता है यहाँ पर, तो इस कोण की बात हो रही है। कितने मीटर होगा? 35, 40, 45 या 50। तो गोला फेंक में जो कोण होगा वो होगा आपका 45 डिग्री। कितना होता है? गोला फेंक में आपका कोण होता है 45। कितने का है? 45 डिग्री का कोण होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ये देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फेंकने की स्टाइल नहीं है? अब किसकी बात हो रही है? गोला की बात हो रही है। निम्नलिखित में से गोला फेंकने की स्टाइल नहीं है? ऑर्थोडॉक्स स्टाइल, शेल स्टाइल या पैरी ओब्रायन स्टाइल या डिस्कोपोट स्टाइल। तो इसमें से 3 स्टाइल्स की हैं, इसमें से एक स्टाइल नहीं है फेंकने की। तो गोला फेंक की स्टाइल कौन सी नहीं है? शेल स्टाइल नहीं है। कौन सी नहीं है? शेल स्टाइल इसकी नहीं है। अगले देखिए, चक्का फेंक वृत्त का व्यास कितना होता है? चक्का फेंक वृत्त, ठीक है, जो गोल गोल चक्का फेंका जाता है उसकी बात हो रही है। चक्का फेंक के वृत्त की, यानी चक्का जो फेंका जाएगा उसके वृत्त की, या ये वृत्त जिसमें खड़ा होगा उसकी बात चल रही है, कितने मीटर का होगा? ठीक है, 2.135, 2.50, 2.25 या 2.635। तो इसका जो चक्का फेंक का व्यास होगा वो होगा आपका 2.50 मीटर। अगला देखिए, पुरुषों के लिए चक्के का न्यूनतम वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए चक्के का न्यूनतम वजन जो है वो कितना होगा? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। तो ये होगा पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम है। कितना है? पुरुषों के लिए चक्के का जो न्यूनतम वजन है वो है आपका 2 किलोग्राम। ठीक है, 46 का बी होगा। अब देखिए 47, महिलाओं के लिए चक्के का वजन कितना होता है? महिलाओं के लिए जो चक्का होता है उसका वजन कितना होता है? इस तरह जो चक्का होता है पकड़ा जाता है हाथों से, 1 किलोग्राम, 1.50 ग्राम, 2 किलोग्राम या 2.5 ग्राम। तो ये होता है आपका 1 किलोग्राम। महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम, पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम। अब देखिए, पुरुषों के लिए चक्के का व्यास कितना होता है? ठीक है, जो चक्का जो पकड़ा जाएगा उसमें पुरुषों एवं महिलाओं के लिए चक्के का व्यास पूछा गया है। ठीक है, 219 से 221 मिमी से आपका 180 से 182 मिमी, 216 से 219 मिमी या 178 से 180 मिमी, 217 से 220 मिमी या 176 से 178.5 मिमी, 218.5 से 220.5 मिमी या 100
179.5 से 1.5 मिमी। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी 219। कितना होगा? 219 से 221 मिमी होता है पुरुषों के लिए, और 180 से 182 होता है आपका महिलाओं के लिए। अगला देखिए, तार गोला फेंकने वाले क्षेत्र का व्यास कितना होता है? तार गोला फेंकने के लिए क्षेत्र का व्यास कितना होगा? ठीक है, तार गोला जो फेंका जाता है, जो तार गोला होता है इस तरह से हैंडल में पकड़ के जो फेंका जाता है, ठीक है, खिलाड़ी, उसमें व्यास की बात, जहाँ से गोला फेंका जाएगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसकी व्यास, तार गोला फेंकने वाले क्षेत्र का व्यास, इस गोले की बात हो रही है, इसका व्यास कितना होगा? तो इसके व्यास कितना होगा, ये देखिए, 2.50 मीटर, 2.135 मीटर, या 2.165 मीटर, या 2.70। तो इसका होगा आपका 2.135 मीटर होता है गोल तार गोला फेंकने का क्षेत्र का व्यास। अब तार गोले का वजन कितना होता है इसमें? 4 किलोग्राम, 4.50 ग्राम, 6.45 ग्राम, 7.76 किलोग्राम। तो तार गोले का जो वजन होता है वो होता है 7.26 किलोग्राम। ठीक है, अगला देखिए, तार गोले की लंबाई कितनी होती है? तार गोले की पूरी लंबाई 117.5 से 121 मिमी, 118.5 से 122 मिमी, 117.5 से 123 मिमी, 120.5 से 124 मिमी। तो तार गोले की जो पूरी लंबाई होगी वो होगी आपको यानी 117.5 से 121 मिमी होती है। ठीक है, कितनी होगी? 117.5 से 121 मिमी होती है तार गोले की पूरी लंबाई। भाला फेंक क्षेत्र के धावन पथ की लंबाई कितनी होती है? धावन पथ, इसमें भाग करके वो क्या है, भाले को फेंकता है। ठीक है, भाले का जो इस तरह जो बना होता है क्षेत्र, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इस धावन पथ की, तो धावन पथ की चौड़ाई की बात हो रही है। ठीक है, चौड़ा कितना होगा? ठीक है, तो वो चौड़ा कितना होगा? 1.22 मीटर, 1.25 मीटर, 3.25 मीटर, या 4 मीटर। तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी कितनी? 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 4 मीटर। 52 का आपका कितना है सही? 52 का डी। अगला देखिए, भाला फेंक का धावन पथ का कितना लंबा होता है? ठीक है, भाला फेंक क्षेत्र का धावन पथ कितना लंबा होता है? भाला फेंक का धावन पथ क्षेत्र की बात हो रही है। अब इस क्षेत्र की बात हो रही है। इसमें अगर उसमें भाला फेंका जाएगा तो ये इसकी लंबाई की बात पूछी जा रही है। ये कितना लंबा होगा जिसमें रनवे यानी दौड़ेगा, दौड़ने के बाद जो वो फेंकेगा भाला, कितनी होगी? 30 मीटर, 35 मीटर, 36.50 मीटर, या 38.50 मीटर। तो उसकी जो लंबाई होगी वो होती है 36.50 मीटर होती है इसकी लंबाई। ठीक है, जिसमें धावन पथ में दौड़ने के बाद वो भाला को फेंकेगा। अब पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भाले का वजन क्रमशः कितना होता है? पुरुषों के लिए, महिलाओं 500 ग्राम, 300 ग्राम, 700 ग्राम, या 500 ग्राम, 800 ग्राम, या 600 ग्राम, 900 ग्राम, या 700 ग्राम। तो पुरुषों के लिए 800 ग्राम होता है भाले का वजन, महिलाओं के लिए 600 ग्राम होता है। ठीक है, 54 का कौन सा होगा आपका? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भाले की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? पुरुषों और महिलाओं के लिए भाले की लंबाई की बात हो, 210 से 220, 190 से 200, ठीक है, सेंटीमीटर की बात हो, 240 से 250, या 210 से 220 सेमी, 260 से 270, 220 से 230 सेंटीमीटर, 270 से 280, 230 से 240 सेंटीमीटर। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए जो भाले की लंबाई जो होगी वो आपकी होगी 55 का कौन सा होगा आपका? सी, यानी 260 से 270 और 220 से 230 सेंटीमीटर इसकी भाले की लंबाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंकने का स्टाइल नहीं है? ठीक है, इसमें देखो, पैन ग्रिप स्टाइल है, हार्ड ग्रिप स्टाइल है, अमेरिकन ग्रिप स्टाइल है, और स्पैनिंग स्टाइल है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा आपका? 56 का बी, यानी स्पैनिंग स्टाइल, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो भाला फेंकने की तकनीकें हैं। अब देखिए, ऊंची कूद का अवतरण क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? जो ऊंची कूद होगी उसके क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होगी? 4x4, 5x5, या 5x4, या 5x3। तो ऊंची कूद की जो अवतरण होगा, मतलब जो क्षेत्र होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई पूछी गई है, कितनी होगी? तो 57 का आपका होगा डी। कितनी होगी? 5x3 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 इसकी लंबाई होगी और 3 इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, अगर देख लीजिए, ऊंची कूद के लिए धावन पथ के समांतर कितना लंबा होता है? धावन पथ यानी जिसको दौड़ करके वो
कूदेगा तो 12 से 15 सेंटीमीटर होता है, 15 से 18, 18 से 22 मीटर या 22 से 25 मीटर। तो ऊंची कूद का जो धावन पद होगा वो आपका होता है कितना, 58 का बी, यानी 15 से 18 मीटर होता है। धावन पद कितना होगा, 15 से 18 मीटर होगा, ठीक है, ऐसा होता है इसमें जो दौड़ेगा। अगला देखिए, ऊंची कूद के लिए प्रयुक्त क्रॉस बार का वजन कितना होता है। ऊंची कूद में जो क्रॉस बार होती है उसका वजन पूछा गया है। 2 किलोग्राम है, 1.50 किलोग्राम, 2.50 किलोग्राम या 3.25 किलोग्राम। तो क्रॉस बार की जो वजन होगा वो कितना होगा, क्रॉस बार का जो वजन होगा वो होगा 2 किलोग्राम। कितना होता है, 2 किलोग्राम का। अगला देखिए, ऊंची कूद के लिए प्रतियोगी में एक कूद में कितना समय दिया जाता है। ऊंची कूद के लिए एक प्रतियोगी को समय कितनी देर में वो अपनी कूद पूरी कर लेना चाहिए उसको। 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2.5 मिनट में या 3.25 मिनट में। तो जो धावक है वो अपनी कूद एक जो है ऊंची कूद में कितने में, 1.5 मिनट में पूरी करता है। अब इनमें से कौन सी तकनीक ऊंची कूद के लिए नहीं है। ऊंची कूद की एक तकनीक नहीं है और 3 तकनीकें हैं। बैक स्विमिंग तकनीक या स्टेडल तकनीक, फॉरवर्ड तकनीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो कूदने की है वो कौन सी है, नहीं है। तो ऐसे स्विमिंग, बैक स्विमिंग तकनीक इसकी नहीं है। अगला देखिए, लंबी कूद के लिए आवरण क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। लंबी कूद के लिए आवरण क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी लंबी कूद के लिए। तो क्या है, 8 × 2.50 या 8.5 × 3 मीटर, 9 × 2.50 मीटर या 9 × 2.75 मीटर। तो लंबे कूद के लिए जो आवरण होगा उस क्षेत्र की जो लंबाई होगी वो होगी 9 × 2.75, 9 × 2.75 मीटर होती है, ठीक है। लंबी कूद के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होती है। लंबी कूद के लिए धावन जो पथ होगा उसकी लंबाई पूछी जा रही है, इसकी लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई होगी 30 से 35 मीटर, 35 से 40, 40 से 45 या 36 से 40 मीटर, ठीक है। तो इसमें आपका होगा 63 का डी, यानी 36 से 40 मीटर इसकी लंबाई होती है धावन पथ की लंबी कूद के लिए। अगला देखिए, लंबी कूद के धावन पथ की चौड़ाई कितनी होती है। लंबे कूद के धावन पथ की लंबाई कितनी है, तो लंबे कूद के धावन पथ की चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई पूछी जाती है कितनी, 1 मीटर, 1.22 मीटर या 1.75 मीटर या 1.50 मीटर। तो लंबे कूद के धावन पथ की जो चौड़ाई है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। लंबे कूद का धावन पथ, इसकी चौड़ाई की बात हो रही है। ये चौड़ाई कितना होता है, तो ये चौड़ा होता है आपका 1.22 मीटर। कितना होता है, 64 का 20 सही है आपका, ठीक है। अगला देखिए, लंबी कूद के लिए टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। लंबे कूद के लिए टेक ऑफ बोर्ड होता है लगा हुआ, उसकी लंबाई चौड़ाई पूछी 1.22 मीटर से 20 सेंटीमीटर होती है। 1.50 से 25 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 1 मीटर या 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.50 मीटर या 15 सेंटीमीटर चौड़ा। तो यह लंबी कूद के लिए जो टेक ऑफ बोर्ड होता है उसकी जो चौड़ाई होती है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर जैसे टेक ऑफ बोर्ड होगा, इधर ये क्षेत्र होगा, ठीक है, कूदने के लिए, और ये रनवे होगा, इसकी बात हो रही है। ये टेक ऑफ बोर्ड जिसमें पैर रखे खिलाड़ी कूदता है, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो ये होगी आपको कितने, ये 1.22 मीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। 65 का ए सही है। अगला देखिए, लंबी कूद के अवतरण लेग में कितनी गहराई तक रेत होता है, ठीक है। उसमें जो रेत भरा हुआ होगा वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 45 या 50 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका डी, यानी 50 सेंटीमीटर उसमें रेत होता है भरा हुआ, ठीक है, जिसमें खिलाड़ी कूदता है। अगला देखिए 67वां क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन है, लंबी कूद की प्रमुख 3 तकनीक कौन सी हैं, ठीक है। 3 तकनीक बताइए, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, ठीक है। तो इसमें लंबी कूद की प्रमुख 3 तकनीक कौन सी है। लंबी कूद की प्रमुख तकनीक पूछी गई है 3, ठीक है, कौन कौन सी हैं। तो इसमें 67 का होगा आपका बी सही, 67 का बी सही है, यानी हिचकिच स्टाइल, हैंगिंग स्टाइल और शेर स्टाइल। ये 3 स्टाइल किसकी हैं, आपकी लंबी कूद की है। अगला देखिए, बांस कूद पोल वाल्ट का आवरण क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, बांस कूद की बात हो रही है। बांस कूद के आवरण के वाल्ट क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। बांस कूद में पोल वाल्ट की आवरण क्षेत्र की, ठीक है। तो बांस की कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, कूद की लंबाई चौड़ाई आवरण की जिसमें कूदता है बांस कूद होती है
उसके लिए 68 का आपका होगा सी, कितना होगा 68 का सी, यहाँ 5 गुणे 5 होती है, ठीक है। जो बाँस कूद होती है, बाँस कूद में जो इस तरह से ये, ठीक है, यहाँ पर एक टेका बोर्ड होता है लगा हुआ और इधर गद्दा बिछा हुआ होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो बाँस कूद की जो आवरण यानी इस क्षेत्र की बात हो रही है, इसकी कितनी चौड़ाई होती है, तो इसकी 5 गुणे 5 होती है, ठीक है। अगला देखिए, बाँस कूद के दोनों खंभों के बीच की दूरी होती है, दोनों खंभों के बीच में कितनी दूरी होती है, बाँस कूद के दोनों खंभों के बीच में दूरी कितनी होती है बताइए। तो 4.25 मीटर, ये 4.50 मीटर, 4.37 मीटर या 5 मीटर। तो आपका 79 का होगा बी, कितना होगा 4.37 मीटर, कितनी होती है 69 में 4.37 मीटर होती है, ठीक है। अब बाँस कूद में क्रॉस बार का अधिकतम वजन कितना होगा, जो क्रॉस बार ऊपर जो छड़ होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो क्रॉस बार लगी हुई होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। क्रॉस बार की जो वजन होगा वो कितना होगा, ठीक। क्रॉस बार के जो ऊपर ये छड़ होती है जिसको कूदते हैं, जिसके ऊपर से खिलाड़ी, उसकी बात चल रही है, कितनी होती है। तो 2 किलोग्राम होता है, 2.25 किलोग्राम, 2.50 ग्राम या 2.75, ठीक है। तो कितना होगा इसका, तो वो होगा आपका 70 में का होगा आपका कितना होगा बी, यानी 2.25 मीटर होता है, कितना होता है 2.25 मीटर होता है। अब 71 में देखिए, बाँस कूद के धावन पथ की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, बाँस कूद के धावन पथ की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होती है, 40 गुणे 1.22 मीटर, 45 गुणे 1.22 मीटर, 45 गुणे 1.22 मीटर या 40 गुणे 1.25 मीटर। तो बाँस कूद की जो धावन पथ की जो लंबाई होगी वो होगी आपकी 71 का ये 40 गुणे 1.22 मीटर, कितना होता है 40 गुणे 1.22 मीटर धावन पथ होता है, ठीक है। बाँस कूद के पोल की ऊंचाई लंबाई कितनी होती है, पोल की, बाँस कूद के पोल की ऊंचाई कितनी हो, लंबाई कितनी होती है, ठीक है। तो ये बाँस की लंबाई पूछी गई है, इसकी जो बाँस पकड़ के वो भागता है खिलाड़ी, जिससे कूदता है, उसकी बात हो रही, 12 फुट, 13 फुट, 15 फुट या 16 फुट। तो उसकी जो लंबाई होगी वो होगी आपकी 16 फीट, कितनी होती है 16 फीट होती है। अगला देखिए, तिरकूद आवरण क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, तिरकूद आवरण की क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 6 मीटर गुणा 2 मीटर, 7.50 मीटर गुणा 2.50 मीटर या सी 9 मीटर 2.75 मीटर या डी 8.5 मीटर या गुणा 2.75 मीटर। तो इसका कौन सा सही होगा, तो तिरकूद की जो होगी 9 गुणे 2.75 मीटर होती है, कितनी होती है, आवरण क्षेत्र कितना होता है 9 गुणे 2.75 मीटर होता है इसका क्षेत्र, जिसमें तिरकूद होती है। अब देखिए, तिरकूद टेका बोर्ड का आवरण अवतरण की बात हो रही, लेक कितनी दूरी पर होता है, तिरकूद में टेका बोर्ड के अवतरण लेक, तो कितनी दूरी पर टेका बोर्ड चालू हो जाता है, ठीक है। टेका बोर्ड 10 मीटर पर, 11 मीटर, 13 मीटर या 12, तो ये होता है टेका बोर्ड आपका 13 मीटर पर, कितने पर 13 मीटर पे ये टेका बोर्ड चालू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, तिरकूद में 3 चरण कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, हाफ स्टेप जंप, हाफ स्टेप अवतरण, हाफ स्टेप और अवतरण, स्टेप जंप और अवतरण। तो इसमें होता है हाफ, पहला होगा ऐसा सही, हाफ स्टेप और जंप, 76 का कौन सा होगा ये सही। अगला देखिए 76वां है, ओलंपिक खेलों में सिंथेटिक ट्रैक प्रथम बार कब इस्तेमाल किया गया, सिंथेटिक ट्रैक, ठीक है। सिंथेटिक ट्रैक किस बार पहली बार, तो 1980 मॉस्को, 1960 रोम, 1968 मैक्सिको या 1992 बर्लिन। तो जो सिंथेटिक ट्रैक था ओलंपिक में कब पहली बार हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1968 मैक्सिको में, सबसे पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का इस्तेमाल किया गया था ओलंपिक में। अगला देखिए, सर्वप्रथम किस धावक को भारतीय सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया, पहला खिलाड़ी कौन सा है जिसके लिए पद्मश्री से पहली बार अलंकृत किया गया था, मिल्खा सिंह या लिबोन पिंटो, पीटी उषा या राम सिंह। तो मिल्खा सिंह के लिए पहली बार क्या है पद्मश्री भारत की तरफ से दिया गया था। किस भारतीय धावक को हेमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस भारतीय खिलाड़ी को हेमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राम सिंह को, लिबो पिंटो को या पीटी उषा को या मिल्खा सिंह को। तो 78 का आपका होगा कौन सा डी सही, यानी मिल्खा सिंह को हेमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम एशियाई खेलों 1951 में डबल स्प्रिंट विजेता धावक कौन है, प्रथम एशियाई खेल जो 1951 में हुए थे उसमें डबल स्प्रिंग
विजेता धावक कौन है? जी एस रंधावा, लिम्बो पिंटो, राम सिंह या जी रंगराजन। तो इसका जो विजेता होगा किसका डबल स्पंज विजेता कौन सा है? ए, बी, सी या डी? तो इसका आपका होगा, आपका है इसमें लिम्बो पिंटो। कितना है? 79 का आपका होगा बी। कौन है? लिम्बो पिंटो। ठीक है, 1911 डबल स्पंज में कौन जीता है? लिम्बो पिंटो है इसका। अब देखिए, अभी तक न टूटने वाला रिकॉर्ड कौन सा है दौड़ में? ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड कौन सा है? ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात हो रही है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था बताओ? लिम्बो पिंटो के द्वारा 200 मीटर, मिल्खा सिंह 200 मीटर, पीटी उषा 400 मीटर या राम सिंह 800 मीटर? तो आपका 80 का होगा बी, मिल्खा सिंह 200 मीटर। जो रिकॉर्ड नहीं टूटा है। ठीक है, अगले देखिए, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम धावक कौन सा था? तो अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा पहला प्राप्त किया गया? लिम्बो पिंटो, मिल्खा सिंह, जी एस रंधावा या राम सिंह? तो अर्जुन पुरस्कार पहले किसको दिया गया था? 1981 में। 1981 का सही है, तो इसका सी, जी एस रंधावा को पहला पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, प्रथम जी एस रंधावा। 1982 का देखिए, 82 ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दो स्पंज जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा? 100 मीटर और 200 मीटर ओलंपिक में, प्रथम ओलंपिक में। तो ये कौन सा खिलाड़ी है आपका? ये खिलाड़ी है आपका आर्ची हॉर्न है, लिम्बो पिंटो है, नाबार्ड क्रिश्चियन या रे एवरी? तो इसका है आर्ची हॉर्न। कितना होगा? 82 का पहला। आर्ची हॉर्न ने प्रथम ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर की स्पंज जीती थी, स्प्रिंग जीती। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका लंबी कूद का विश्व रिकॉर्ड 29 फुट और 2.5 इंच किसके नाम है? बॉब मीमान के या माइक पावेल के या कार्ल लुइस के या डी.टी.सी. योहानन? तो ये होगा आपका बॉब बीमान के, बॉब बीमान। ठीक है, इनके नाम में है 29 फुट और 2.5 इंच की लंबी कूद का रिकॉर्ड। अगले देखिए, अगला है डेकाथलॉन या पेटाथलॉन। दोनों ही स्पर्धाओं में जीतने का श्रेय किस ओलंपिक खिलाड़ी को जाता है? ठीक है, ये दो प्रतियोगिता होती हैं, एक में 7 और एक में 10 होते हैं। ठीक है, तो इस स्पर्धाओं में कौन जीता है? कौन सा खिलाड़ी है? अल आहेर, जिम थोर्प, डी.एस. चौहान या जे विस्मुकर? तो 84 का आपका होगा बी सही। कौन सा होगा? 84 का बी, जिम थोर्प। जिम थोर्प होगा इसका सही। ठीक है, 85 में किस एथलीट ने किस दिन में 5 ओलंपिक, यानी एक दिन में 5 ओलंपिक जीते हैं? ओलंपिक में एक दिन में 5 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? किस एथलीट ने एक दिन में 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए थे? 5 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए हैं एक दिन में। एथलीट कौन है? रे एवरी, जेरी ओवेंस या एमिक जैकपोर्ट या जिम थोर? तो 85 का आपका होगा बी, जेरी ओवेंस। जो जेरी ओवेंस ने क्या है, ओलंपिक में एक दिन में 5 रिकॉर्ड बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जेसी ओवेंस किस देश से संबंधित हैं? जेसी ओवेंस कहाँ के हैं? रूस के हैं, क्यूबा के हैं, इंग्लैंड या अमेरिका? तो जेसी ओवेंस जो हैं वो हैं कहाँ खिलाड़ी हैं? अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था कितने में? 1936 बर्लिन ओलंपिक में। कितने में बनाया था? 1936 में बनाया था, बर्लिन ओलंपिक में। ठीक है, इसमें बर्लिन में। अगला देखिए, 4 मिनट में 1 मील का बैरियर सर्वप्रथम किसने तोड़ा? 4 मिनट में 1 मील का बैरियर सर्वप्रथम किसने तोड़ा था? तो सर्वप्रथम किसने तोड़ा था 4 मीटर का बैरियर? 4 मिनट में 1 मील का बैरियर, 4 मिनट में 1 मील का क्या है? केविन यंग है, माइकल जोहानसन है, पीटी उषा है या रोजर बैमिस्टर है? जिसने जो 87 का कौन सा होगा आपका? 87 का होगा आपका डी, रोजर बैमिस्टर ने 4 मिनट में 1 मील का बैरियर सर्वप्रथम किसने तोड़ा? रोजर बैमिस्टर ने। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बेन जॉनसन जो कि प्रतिबंधित दवाओं का दोषी पाया गया था, किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? 88 का कौन सा सही होगा? तो 88 का सी होगा आपका, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या जर्मनी? 88 का कनाडा है। कौन है? कनाडा। बेन जॉनसन जो कि प्रतिबंधित दवाओं का दोषी, बेन जॉनसन जो एक खिलाड़ी है
जो कि दवा डोपिंग में पाया गया, डोपिंग का दोषी पाया गया, ठीक है। वो कहाँ का रहने वाला था? कनाडा का। मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में कांस्य पदक से चूके थे? ठीक है, तो 1960 रोम में, 1964 टोक्यो, 1968 मैक्सिको या 1980 मॉस्को। तो ये है आपका 89 का ए। कितने? 1960 रोम में। 1960 रोम में ये क्या थे? कांस्य पदक से चूके थे मिल्खा सिंह दौड़ में। बीजिंग ओलंपिक में 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ों में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल करने वाला हुसैन बोल्ट किस देश के निवासी हैं? ठीक है, अमेरिका के, जमैका के, क्यूबा के या केनिया के। तो ये कहाँ के हैं? हुसैन बोल्ट। तो हुसैन बोल्ट हैं आपके जमैका के। कहाँ के हैं? जमैका। अगला देखिए, अगला है आपका सियोल ओलंपिक में 100-200 मीटर का स्वर्ण पदक। सियोल ओलंपिक 100 मीटर 200 मीटर का स्वर्ण पदक लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन सी है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो 91 का होगा वो ए सही होगा आपका। कौन है ये महिला? फ्लोरेंस ग्रिफिथ और जायनर। इन्होंने 100 मीटर 200 मीटर में स्वर्ण पदक लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली महिला बनी है, ठीक है, सियोल ओलंपिक में। अगला देखिए, 92वां क्वेश्चन है, पेंटाथलॉन आइटमों में खिलाड़ी कैसे आउट होता है? कैसे आउट होता है? तो 92 का कौन सा सही होगा? 1 फाउल में, 2 फाउल में, 3 फाउल में या 4 फाउल में? पेंटाथलॉन जो खेल होते हैं उसमें पहले ही फाउल में खिलाड़ी क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। अगले देखिए, अगला है आपका BS चौहान किस खेल से संबंध रखते हैं? कुश्ती, हर्डल दौड़ या पेंटाथलन या डेकाथलन? तो BS जो चौहान हैं वो आपके डेकाथलन खेल से संबंध रखते हैं। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में डेकाथलन को कब शामिल किया गया था? 1912 में, 1988 में, 1916 में या 1908 में? तो ये जो शामिल किया गया था, कितने में शामिल किया गया था? 1912 में। तो ओलंपिक खेलों में डेकाथलन जो है कब शामिल किया गया है? वो किया गया है आपको 1912 में, ठीक है। 94 में देखिए, ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए मैराथन कब प्रारंभ हुई थी? ओलंपिक में महिलाओं के लिए मैराथन कब? 1980, 1984, 1912 या 1956? तो महिलाओं के लिए मैराथन जो है ओलंपिक में कब शामिल हुई है? वो हुई है 1984 से। कब से चालू हुई है? 1984 से। कार्ल लुई से प्रशिक्षक का नाम बताओ। कार्ल लुई क्या है? कार्ल लुईस के प्रशिक्षक का नाम। कार्ल लुईस के प्रशिक्षक कौन है? ए सही है, 2 सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसके जो प्रशिक्षक हैं 96 में वो होगा आपका बी, टॉम टालेंस इसके कौन है? प्रशिक्षक हैं। ये वीडियोस जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों में शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।